अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। डॉक्टर आसिम हुसैन केस, आज अदालत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो तफ्तीशी रिपोर्ट थी उसको अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया है। उसको रिजेक्ट करते हुए मामला जो है वो एटीसी कोर्ट में भेजने का फैसला किया गया है। और जो दहशतगर्दी की दफात के हवाले से भी 11 तारीख को ये कहा गया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से कि हमें एविडेंस नहीं मिला है, लिहाजा इन जो नुकात हैं उनको जो है उसमें से निकाला जाए, यानी कि दहशतगर्दी की दफात को निकाला जाए, उसको भी आज मुस्तरद कर दिया है। अब मामला जो है वो कल एटीसी कोर्ट में सुना जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत यानी कि सिंध हुकूमत को इस फैसले से बड़ी मायूसी हुई है और आज मौला बख्श चांडियो साहब ने जो है बात की रिपोर्टर्स से और उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। 300 साढ़े 300 पेजेस पर जो सबूत दिए गए हैं डॉक्टर साहब की तरफ से, उनका भी जायजा लेना जरूरी था। एहतसाब पे इंतकाम का नाम ना आना चाहिए। 90 दिन रखने के बाद भी तहकीकात मुकम्मल नहीं है तो फिर फैसला काय पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक आदमी को पकड़कर ऐसी इस किस्म से कार्रवाई करके पीपल्स पार्टी को भी निशाना बनाया जाएगा, पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी, तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत में भी और पार्टी के रुकन की हैसियत से भी मुझे मायूसी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत मुदाखलत कर रही है। हम मुदाखलत करते तो ये नतायज निकलते, कानून के मुकाबले में कानून का ही रास्ता होता है। मौला बख्श चांडियो को इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ साथ मौला बख्श चांडियो साहब ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ आज अदालत में रेंजर्स के वकील इनायतुल्लाह दुरानी साहब का यह बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत डॉक्टर आसिम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो रेंजर्स की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत डॉक्टर आसिम को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि मौला बख्श चांडियो साहब कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। एक अहम सवाल यह है जो कि गालिबन सिंध हुकूमत से यह पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि इस तफ्तीश के दौरान एक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील किया गया। पहले राव जुल्फिकार साहब थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन उनको बदल के डीएसपी अल्ताफ हुसैन को जो है मुकर्रर कर दिया गया और आज अल्ताफ हुसैन जो कि डीएसपी हैं, इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनका ये कहना था कि पुराने जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो हमसे ताउन भी नहीं कर रहे। लेकिन हमें ये मालूम है कि पुराने राव जुल्फिकार साहब जब मीडिया पर आए थे उन्होंने बताया था कि हमने विटनेसेस को भी, गवाहान को भी बुलाया था, उनका बयान है वो भी कलम बंद किया था। साथ साथ एक और सवाल जो कि बड़ा अहम है वो भी ये पूछने का है कि क्या वजह है कि स्पेशल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे मुश्ताक जहांगीरी साहब, उनको भी ओवरनाइट बदल दिया गया और उनकी जगह जो है निसार दुरानी साहब को अपॉइंट किया गया है। इस तब्दीली के बाद हमने ये भी देखा था कि सिंध हाई कोर्ट में भी अपील जो है वो रेंजर्स ने दायर की थी। तो क्या वजह है कि अगर सिंध हुकूमत समझती है कि केस को साफ और शफाफ तरीके से चलना चाहिए था, तो आज जो है वो ऑफिसर को भी चेंज कर दिया गया और इसके अलावा जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी तब्दील कर दिया गया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे फैसल वावड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब, प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आए। उसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली इमरान जफर लगारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो कि हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। मैं आपसे शुरू करता हूँ इमरान जफर लगारी साहब। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस टॉक की चांडियो साहब ने, उसमें वो कह रहे हैं कि हमें बड़ी मायूसी हुई और इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है इसकी कि आपको इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा इस केस में? शुक्रिया शाहज़। सबसे पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वो हमारी जो सोच है या हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, हमें सज़ा दी जा रही है पाकिस्तान में सबसे बड़ी लिबरल जमात होने की। क्योंकि डॉक्टर आसिम की जो इन्वेस्टिगेशन है, देखें आप उस जो भी उनके नाम है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के मुझे नहीं पता, जो पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उस तरह से उसको जिस तरह से रेंजर्स की तरफ से या जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता था या जिस तरह से उनकी डिक्टेशनशिप पे चल रहे थे, बंदूक की नोक पे हम समझते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी जो पहले ऑफिसर ने की थी, फिर तशवीशी ऑफिसर चेंज किया गया। रेंजर्स ने बंदूक की नोक पे राव जुल्फिकार से तफ्तीश करवाई थी? नहीं, राव से नहीं करवाई थी, लेकिन रेंजर्स ने बंदूक की नोक पे जो इन्वेस्टिगेशन कराई थी उसमें काफ़ी चीज़ें बाद में सामने आईं। जैसे कि जो आपको पता है कि जो पेशेंट्स जिनके नाम ले रहे हैं कि ये इस हॉस्पिटल में इलाज हुआ था, वो सारे एक कंप्यूटर प्रिंट आउट था। जब आके जाके हॉस्पिटल्स का लेजर देखते हैं या रजिस्टर देखते हैं डेली के पेशेंट्स के आने का,
तो उस रिकॉर्ड में और कंप्यूटर के प्रिंट आउट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वही मोबाइल नंबर्स आप देखें, क्योंकि ये वो हम चाह रहे थे जो सबूत पेश किए गए थे अदालत में, अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले को हम आईनी और कानूनी तौर पर हम लड़ेंगे, उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं कर रहे, क्योंकि अदालत के फैसले से हमें मायूसी हुई है। पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी को हमेशा अदालती फैसले हमने इस किस्म के देखे हैं, तारीख में भी देखे हैं। जरदारी साहब 18 साल 8 साल 11 साल जेल में रहे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सजा के, यहाँ तक कि ट्रायल जो है वो जेल में चलता था, कोर्ट रूम तक आने की उनको इजाज़त नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है। लेकिन इस वक्त जब हम मुल्क में एक फ़िज़ा चेंज कर रहे हैं, जमहूरियत की फ़िज़ा है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए सारी सियासी क़यादत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इकट्ठा किया था, और उस हालात में और ज़रबे अज़ब ऑपरेशन चल रहा है जो कि एक नेशनल एक्शन, एहतराम के साथ, जमहूरियत से और तीसरी दफा उनको मुंतखब कराने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी पर क्रिमिनल का, किसी पर इन्वेस्टिगेशन है या इल्जाम है तो उसमें आपको आके सपोर्ट किया जाए ना। मतलब ये तो अदालत का काम है, आपने अपनी तरफ से तो हर हथकंडे अपना लिए ना। देखिए नहीं, हमने अपनी तरफ से कोई हथकंडे नहीं अपनाए। तशवीश जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, क्या उसके आगे पीछे रेंजर्स की मोबाइल, क्या वो डिमांड पे, रेंजर्स की डिमांड पे नहीं रखा गया था? आप सबूत खोलें, आप रिकॉर्ड खोलें, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग सीसीपीओ ने 25 तारीख को बोला गया था उसका ट्रांसफर करो, 2 दिन पुराने ऑर्डर पे, रेंजर्स के कहने पे उसको तशवीशी 23 तारीख का नोटिफिकेशन निकला था, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखा था। यहां तक कि कितने दिन आप एक बंदे को रिमांड में रखोगे? 90 रोज पूरे हो गए, उससे ऊपर टाइम पूरा हो गया, आप उसको अपने लॉयर से नहीं मिलने देते हो, आप उसको अपनी फैमिली से नहीं मिलने देते हो। चले, ये तो आपने बात की राहुल जुल्फिकार को, आप कह रहे हैं कि वो रेंजर्स के कहने पे अपॉइंट किया गया था। ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्यों तब्दील किया गया है? देखिए जी, वो हुकूमत का काम है। हुकूमत अगर देख रही है कि इस केस में अगर सही तरीके से वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखे, हमारी मुल्क की जड़ें पिछले 32 साल से जो इस मुल्क में मार्शाला रहा है, माजरत के साथ मुझे कहना नहीं चाहिए, हम लोग सिविलियन इदारों की और सिविलियन हुकूमतों की रिट बड़ी कमज़ोर है इस मुल्क में। हम लोग अभी जमहूरी तौर पे इतने मजबूत नहीं हुए कि सिविलियन इदारे या सिविलियन हुकूमतें अपने फैसले कर सकें। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे इदारों की मदाखलत होती है। हम रेंजर्स से बहुत खुश हैं। आज अगर अमन कायम है कराची में तो रेंजर्स की वजह से कायम है। मैं आपकी खुशी समझने, मैं माजरत चाहता हूं, मैं खुशी समझ नहीं सकता। एक जगह तो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, रेंजर्स ने जो है बयानात लिए गए बंदूक की नोक पे। देखिए हम खुश कैसे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं, हाँ नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार के कहने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो जातियात या वो सियासी कार्रवाई ना की जाए जो कि नून लीग चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मैं जरा फैसल वावडा साहब का मौकिफ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ फिर आता हूं। फैसल वावडा साहब, एक तरफ तो रेंजर्स का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि डॉक्टर आसिम को बचा लिया जाए, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बड़ी मायूस है आज के फैसले से, और वो कह रहे हैं कि रेंजर्स ने जो भी अब तक कार्रवाई की है, जो भी तफ्तीश हुई है, वो बंदूक की नोक पे करवाई है। शुक्रिया शहजाद साहब। सबसे पहले तो शहजाद साहब ये कि बड़ी अफसोसनाक बात है जो लगारी साहब ने की है कि बंदूक की नोक पे आप एक इंस्टीट्यूट को, एक इदारे को मुतज़ाना बना रहे हैं और उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो आपके पुलिस के हिसाब से नहीं चला जो कि पोलिटिसाइज पुलिस है। और बहुत ही अफसोसनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। देखिए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आपने एक सेक्शन 80C के तहत लगाया है, अभी तो एविडेंसेस जमा होने हैं, ट्रायल होनी है, तो फर्द जुर्म आयद नहीं भी, अभी तो सिर्फ मामला ये है कि उनको रिहा नहीं किया गया हुए, और उसके बावजूद ये प्रेशर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। उसका रीजन ये है कि उनको लग रहा है कि आगे जो लोगों के ऊपर हाथ डलने वाला है उतना इशू बना दें। और उस इशू से रिलेटेड आपने देख लिया जो डिसीजन अभी रेंजर्स के लिए हुआ कि आपने सिर्फ 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी बचाने के लिए, चाहे वो वफाक के हों, अभी तो वफाक इसमें शामिल नहीं या सूबा के हों, लेकिन आपने 2 करोड़ लोगों की जान और माल की फिक्र बिल्कुल नहीं की। कराची को फिर वही उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल में आज से कोई साल 1.5 साल पहले था, कि फिर मगिंग शुरू हो गई है, फ़ोन स्नैचिंग शुरू हो गई है, गाड़ियाँ छीनना शुरू हो गई हैं, अब कत्ल और गारत भी शुरू हो जाएगा। और नोइंगली कि जब सिचुएशन ऐसी है कि जब आपकी सारे जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी एक हाई प्रोफाइल या बहुत सारी हाई प्रोफाइल किलिंग एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन आप लोगों ने सारा कुछ इसलिए किया कि मैं पहले दिन से शहजाद साहब, अगर आप याद हो, आपका भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहा है कि असेंबली, और असेंबली का मतलब ये है कि अबव द लॉ, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, MNAs, MPs, मिनिस्टर्स, लीडर्स, और जितने भी लोगों पर हाथ डाला जा रहा है, उसमें ये सब तमाशा इसलिए हो रहा है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के MNA, MPs या मिनिस्टर्स हैं। अगर ये आम आदमी होता, मोटरसाइकिल वाला होता, तो इसके लिए कुछ भी कानून नहीं होता। और अभी तो देखिए विटनेसेस ने मारा भी जाना है, विटनेसेस ने
पहुंचना भी नहीं है। प्रोसिक्यूशन का आपको हाल पता है। ये प्रोसिक्यूशन आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि विटनेसेस को मारा जाना है, स्पेशल हाई प्रोफाइल किलिंग हो सकती है? शहजाद साहब देखें, आपके पास वली बाबर का केस आपको सामने मौजूद है, लाइन से लोग मारे गए, और हाई प्रोफाइल किलिंग के अंदर तो देखिए सब्र, नजर और खबर, ये तो सियासतदान का काम है कि जो खबर सुने सब्र से ले और नजर अपनी खुली रखे क्या होने वाला है। आपकी पहले खबर थी जिसपे आपने कहा था कि कराची को पीटीआई के हवाले कर दिया जाएगा, तो मतलब उस पे आपने पता है ना किस तरह का रिएक्शन आपकी विद इन द पार्टी भी आया था। देखिए सर, मुझे नहीं पता कि उसको किस कॉन्टेस्ट में लिया गया, मैंने तो बड़ा क्लियर कहा था और मैं आज भी अपने मौजूद, अगर मेट्रोपॉलिटन पुलिस फरवरी मार्च तक ले जाती है तो वो मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि वो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने अपने चेयरमैन को मुखातिब करके कहा था अगर मैं कोई काम करूंगा तो अपने चेयरमैन इमरान खान को ही बताऊंगा ना, मैं किसी और पार्टी के चेयरमैन को तो नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रॉब्लम सारी क्या आ रही है कि इस सारे खेल के अंदर वफाक भी शामिल है। देखिए, आप सिर्फ प्रोविंस को ना ब्लेम करें और फेयर ट्रायल होना चाहिए। एक चीज़ के मैं ज़रूर खिलाफ हूँ कि डॉक्टर आसिम हो या कोई भी हो, जिस हिसाब से तस्लील की जा रही है, जिस हिसाब से टीवी पे हाइप क्रिएट की जा रही है, वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। आपने तो एक विलन को, अभी वो एक्यूज नहीं है लेकिन एक विलन को आप हीरो बना के पेश कर रहे हैं। ये मेरा तमाम मीडिया से है कि इतनी सेंसिटिव सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है कि वो चल रहे हैं। डॉक्टर आसिम को मीडिया जो है वो हीरो बना के पेश कर रहा है। जिस तरीके से प्रोजेक्शन हो रही है, मेरे ख्याल से मीडिया वो उल्टा आज ये कह रहे हैं कि मेरी तज़हीक की जा रही है, मेरी तस्लील की जा रही है, मुझे मीडिया पे इस तरह मुजरिम पेश मैं कह रहा हूँ सर, इतना देखिए ना, अभी तो कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। आप बिल्कुल इंसाफ दें, फेयर ट्रायल होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिंध हुकूमत रोड़े अटका रही है, अटकाती रहेगी। मैं मजहर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, टेलीफोन लाइन पे आपने हमें ज्वाइन किया। मजहर साहब, ये जो केस इस वक्त चल रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आज जो है रेंजर्स के वकील ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि डॉक्टर आसिम को बचा लिया जाए। दूसरी तरफ आज मौला बख्श चांडियो साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, तो एक फिजिशियन को आपने पॉलिटिशियन बना दिया। डॉक्टर आसिम कभी भी सियासी तौर पे कभी किसी पार्टी के कारकुन नहीं रहे एज सच, और उनका सारा जो करियर है वो आसिफ अली जरदारी साहब की दोस्ती है उनका, वरना पीपल्स पार्टी से एज सच उनकी कोई वाबस्तगी उस तरह की रही नहीं है। लेकिन ये बात अभी फैसल जो कह रहे थे, मैं इससे एग्री करता हूँ कि आप, और ये हम सिर्फ एक केस में नहीं, कई केसेस में आप अगर इसकी मिसालें दी जा सकती हैं कि जहां आप इतना ज्यादा, और सिर्फ मीडिया ही नहीं, खुद रेंजर्स के जराए से जब खबरें चलती हैं, पुलिस जराए से जब खबरें चलती हैं, JIT की खबरें जब लीक होती हैं, तो अभी जो केस है वो कोर्ट में गया नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे होता है, उसकी हाइप इतनी बढ़ा दी जाती है कि जब केस कोर्ट में जाता है तो पता चलता है कि उतना कुछ नहीं था जितना कुछ बताया गया। और यही मुझे डॉक्टर आसिम के केस में भी नजर आ रहा है। आज भी जो फैसला हुआ है कोर्ट का, वो जरूर दोबारा कल एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश भी होगा, शायद उनका रिमांड भी हो जाए। लेकिन जो JIT मैंने देखी है, उस JIT में जरूर है कि उसमें एक ऑफेंस जरूर नजर आता है मुझे कि आप जो टेररिस्ट हैं, अगर उनके नाम क्योंकि अभी नहीं पता कि किन का इलाज करवाया था, लेकिन अगर आपने इलाज करवाया और पुलिस को नहीं बताया तो ये सीरियस ऑफेंस बनता है। लेकिन ये टेरर फाइनेंसिंग की गालिबन उसमें नहीं आता अनटिल अनलेस कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें उन्होंने बाकायदा उनको सपोर्ट किया हो। बाकायदा सपोर्ट से मुराद ये कि उनकी पार्टी की उनसे एफिलिएशन साबित हो जाए और उन लोगों से एफिलिएशन साबित हो जाए, मतलब अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने मावनत की है, उनकी मावनत की है, ऑर्गेनाइज तरीके से उनकी सपोर्ट की है, उस तरीके से। एक तो ये होता है कि गन पॉइंट पे भी तो आप किसी का इलाज करवाते हैं। लेकिन मजहर साहब मुझे एक बात बताएं, अगर ये केस इतना ज्यादा है और पीपल्स पार्टी जैसे कि कहती हुई आई है कि नहीं कोई डॉक्टर आसिम साहब इन केसेस में मुलव्वस नहीं हो सकते, तो क्या वजह है कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी चेंज किया गया, स्पेशल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको भी ओवरनाइट चेंज किया गया? ये बदनीयती है या आपके ख्याल में ये रूटीन मैटर्स है? शहजाद जी, बिल्कुल रूटीन मैटर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट पैनिक भी हुई है इसमें, और गालिबन जाहिर है चीफ मिनिस्टर को दुबई की तरफ से दबाव भी होगा, जरदारी साहब की तरफ से भी दबाव होगा। दुबई बाकायदा उनको कॉल भी किया, उनको बुलाया गया था दुबई, और पार्टी लीडर्स को बुलाया गया था। ये भी कहा गया था कि आप डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी की मजम्मत करें, जिसपे जहाँ तक मुझे मेरे जराए कहते हैं कि चौधरी एतजाज अहसन ने खास तौर पे
जिनकी तारीफ की थी जरदारी साहब ने कि उन्होंने डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, लेकिन जो एतजाज का कहना था वो ये था कि उन्होंने जिस तरीके से दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं उसकी मजम्मत की है। जहाँ तक उनके खिलाफ नैब के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, तो उसके बारे में उन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की और ना वो करेंगे। तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी दो राय पाई जाती हैं इस हवाले से, क्योंकि बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के एज सच कारकुन नहीं रहे हैं कभी भी। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे ब्रेक में जाने से पहले। मजहर अब्बास साहब के आज भी डॉक्टर आसिम कह रहे थे अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो वो सबूत पेश कर दें। अभी लगारी साहब भी फरमा रहे थे कि जो वहां पे एड्रेसेस या नाम दिए गए हैं और जो हॉस्पिटल का लेजर है उसमें जो नाम है वो मुख्तलिफ है। देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ हम बहुत से टॉक शोज में हम ये बात कहते हैं कि जी गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन जब आगे जाती है वकील केस कमजोर कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर केस कमजोर कर देते हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी कमजोर होती है। जिस तरह मैंने कहा कि आप कई केसेस की अगर जीआईटी उठा के देखें तो इवन डॉक्टर इमरान फारूक की जीआईटी भी अगर आप उठा के उस केस की उठा के देखें तो वो बहुत ही इतनी कमजोर जीआईटी मुझे लगती है। अनटिल अनलेस आपके पास कोई ठोस शवाहिद है जो आप अदालत में पेश करेंगे, वो तो जब पेश होंगे जब पता चलेगा। लेकिन सिर्फ जीआईटी की बुनियाद पर आप किसी को मुजरिम साबित नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास ऐसे विटनेसेस नहीं हो, इस तरह के एविडेंसेस नहीं हो जो कोर्ट में आप साबित कर सकें। यही मुझे लगता है डॉक्टर आसिम के केस में कि आप शायद जब मामला कोर्ट में चलेगा तो या तो इस तरह के ठोस शवाहिद आए या गवाह आए कि जिसकी बुनियाद पे, वरना मुझे उस लिहाज से वो कन्विक्शन एंटी टेररिज्म कोर्ट में होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर अब्बास साहब, मुझसे बात करते हुए। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान लगारी साहब, अभी आपने मजहर अब्बास साहब की भी बात सुनी। इशू ये है, अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर आसिम के ऊपर ये जो टेररिज्म के इल्जाम है ये सब गलत है और इनमें कोई सदाकत नहीं है, तो फिर इस तफ्तीश को आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चलने दें। अगर आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चेंज करेंगे और फिर उसके ऊपर रेंजर्स जाके अपील करेगी सिंध हाई कोर्ट में, तो ये मामला कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। अगर आप समझते हैं बेकसूर है तो फिर जब मामला जाएगा ट्रायल के वक्त तो साबित हो जाएगा कि बेकसूर है, एविडेंसेस नहीं आएंगे उनके खिलाफ। देखें जी शाह साहब, पहला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, देखें फरियादी कौन थी इस केस में? फरियादी रेंजर्स थी, ठीक है। मेरे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखा गया है। बाय लॉ, कानूनी और आईनी तौर पे ये मेरा हक है अगर मैं देखूं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर वो बायस्ड है और उसके आगे पीछे रेंजर्स की दो मोबाइल बात कर रहा हूं सर, प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा हूं। मुझे पता है सीएम का इख्तियार है उसको बदलने का, लेकिन एक मामला चल रहा है उसके बीच में आप बदल देंगे तो फिर शक और शुबात तो पैदा होंगे ना। देखिए, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। देखें, वो मेरा एक कानूनी आईनी हक है कि मैं आके एग्जीक्यूटिव को या किसी इदारे को जाके एप्लीकेशन दूं कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है मुझे बायस लग रहा है, उसका काम ही सिर्फ ये है कि मुझे मलाइन करना या मैं एज अ पॉलिटिकल उसमें कोई गिमिक्स हासिल करना या उसमें और कोई चीज़ करना, ठीक है, ये मेरा कानूनी हक है। जो प्रोसिक्यूटर चेंज किया गया, जाहिर सी बात है वो केस को उस तरीके से नहीं चला रहा था, बहुत स्लो चला रहा था और वो सारी चीज़ें मैं दोबारा कह रहा हूँ ना कि हमारे मुल्क में जो आमरीत का दौर रहा है, आमरीत के दौर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजबूती से जड़ें पकड़ी हुई हैं हर इदारे में, चाहे वो सियासत हो चाहे कोई भी इदारा हो। तो हम लोग जो जमहूरियत के लिए लड़ते रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बहुत दूध के धुले में। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान में देखें इस सारी कहानी का जो माइंडसेट है, के दौर के पैदावार है या फलाना है, तो लगाने वाले भी आप ही थे, अभी लगाया था, आपने ही लगाया था उनको। देखें जी, और अगर फिर ऊपर से वो ये बयान देते कि मुझे हुकूमत जो है प्रेशराइज कर रही थी, तो ये मामला ट्रांसपेरेंट नहीं रहता ना फिर। नहीं, ट्रांसपेरेंट की बात नहीं। देखिए, चौधरी निसार इसमें से सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक वो क्या कहते हैं कि माइलस्टोन हासिल करना चाह रहे हैं। चौधरी निसार साहब वो शख्स हैं जो कि सिंध में अपने इदारों को, उन्होंने सिंध के इदारों में इतना बेलगाम कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। हर इदारे में, हमारे सिंध में तो FIA बैठी हुई है,
सिंध रेंजर्स जो हमें मां बहन की पीपल्स पार्टी को गालियां देता है सिंध में बैठ के सियासतदान, उसको इस्लामाबाद से फोन आके उसको रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जाती है। मेरे काबिल एहतराम है फैसल वाडा साहब, ठीक है, मैं एमएनए हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अलवी साहब इनके एमएनए पीटीआई के, इनके पास वो स्क्वाड मौजूद नहीं है मेरे और अलवी साहब के पास जो फैसल वाडा साहब के पास मौजूद है। ये कनेक्शंस है ना, ये दोस्ती यारियां हैं, ये बाकियात हैं जो एक दूसरे को माइंडसेट से मिलवा रही हैं। आप बताएं फैसल वाडा साहब के क्या अपारा के बड़े लोगों के साथ वास्ते नहीं है? इनके पास क्या सिंध पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है? क्या इनके पास रेंजर्स की कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती? मुझे नहीं मिलती, इनको मिलती है। मैं जवाब ले लेता हूं, अभी जवाब ले लेता हूं आपसे इमरान लगारी साहब, अभी जवाब ले लेता हूं, लेकिन पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये चौधरी निसार साहब का क्या मामला है? पहले भी इमरान लगारी साहब कह रहे हैं कि ये चौधरी निसार साहब के कहने पे सिंध रेंजर्स जो है वो काम कर रही है डॉक्टर आसिम के खिलाफ। ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी जी डॉक्टर साहब दोबारा करेंगे, आपकी आवाज जरा कम आ रही है। मैं कह रहा हूं इमरान लगारी साहब पहले भी कुछ देर कह रहे थे कि सिंध रेंजर्स जो है वो चौधरी निसार साहब के कहने पे ये मुकदमा कर रही है डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ। देखें, गुजारिश ये है जी कि सिंध रेंजर्स, पहली बात तो ये कि कराची में पिछले 25 साल से काम कर रही है कम अज कम, लेकिन जो नताइज इस वक्त हासिल हुए हैं क़याम अमन के हवाले से सिंध में, सबसे पहली रीजन तो ये है कि आज न सिर्फ रेंजर्स को बल्कि हमारे सिक्योरिटी के तमाम इदारों को, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को एक मुकम्मल पॉलिटिकल विल हासिल है और उसके पीछे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के अंदर जो एक पेश पे होना और एक इत्तेहाद है वो कार फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी कौम भी इस इत्तेहाद के पीछे और अपने इन तमाम इदारों के पीछे खड़ी है। तो निसार अली खान जो वफाकी दाखिला हैं, उनके हवाले से आज तक जब से उन्होंने वजारत संभाली है, मैंने कभी ये नहीं सुना या मीडिया पे किसी ने ये नहीं कहा कि किसी फर्द के हवाले से उन्होंने किसी को जाती इंतकाम का निशाना बनाया हो या अपनी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। इसलिए ये कहना कि रेंजर्स जो कार्रवाई डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ कर रही है उसमें वज़ीर दाखिला को जाती इंटरेस्ट है, मेरा ये ख्याल है कि ये इस केस की जो असल हकीकत है उसका रुख मोड़ने के लिए इस तरह का ये बयान हो सकता है, वरना इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल मेरिट पे होगा ये चीजें। अगर डॉक्टर आसिम हुसैन के ऊपर हमने कोई चीजें डालनी होती वफाकी हुकूमत ने, तो मेरा ख्याल है जितना उनका रिमांड हो चुका है, जितनी GIT रिपोर्ट्स आ चुकी है, पूरे पाकिस्तान की जो आधी FIR हैं उनके जो अंधे कत्ल के इल्जाम है और बहुत सारी और चीजें वो उनके ऊपर डाल दी जा चुकी होती। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरीज हो रही हैं, वफाक के इदारे हों या हमारी GITs हों। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि सिंध हुकूमत भी इसी तरह साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी कर रही है, या जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत की मदाखलत है इसमें और वो डॉक्टर हुसैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात में सदाकत है आपके ख्याल में? देखिए, सिंध हुकूमत ने जिस तरह उनके तफ्तीशी अफसरों को ट्रांसफर किया, जिस तरह जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं उन्हें तब्दील किया, यकीनन ये उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं उन्हें मैं समझता हूँ कि कमजोर किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो शवाहिद ज़ाहिर है उनके खिलाफ पेश होंगे। अगर ये तफ्तीश उस तरह ना हो सकी, प्रोसिक्यूशन अपना केस सही तौर पर बिल्ड ना कर सका, तो यकीनन जो असल हक़ाइक़ होंगे वो भी शायद सामने ना आ सकें। बहरहाल उसके बावजूद मैं शक नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इस तरह की कोशिश की जा रही है। हाँ, मजबूत प्रोसिक्यूशन और अच्छी तफ्तीश यकीनन जुर्म को साबित करने में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते। सूबाई हुकूमत को हमने खुद इस ऑपरेशन का कप्तान बनाया था और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कराची के अमन के लिए वो आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, मैं इसमें एक और सवाल भी करूंगा डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं आपके तवज्जुह से। देखिए, चले डॉक्टर आसिम का केस, शर्जील मेमन का नाम ECL में किसने डाला? क्या वो भी रेंजर्स ने डाला? वो तो वफाकी हुकूमत ने डाला ना, वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो तो इलेक्टेड MP है सिंध का, वो क्यों ECL में उसका नाम क्यों डाला हुआ है? ये जो आपने नेशनल एक्शन प्लान में जो वादे किए थे, एक मदरसे का जो हेड है इस्लामाबाद में बैठ के कहता है कि मैं दाइश में से हूं, दाइश को मैं सेकंड करता हूं, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। 147 मदरसे हैं पंजाब में जिनको बैरूनी इमदाद हासिल है, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। नेशनल एक्शन प्लान में यह कहा गया था कि मदरसों से हम बात करेंगे, मदरसों का सिलेबस चेंज कराएंगे, वहां तो हम कुछ कर नहीं रहे। ज़रबे अज़ब ऑपरेशन या कराची का जो भी ऑपरेशन है आके डॉक्टर आसिम पे खत्म होता है, बाकी कोई चीज नजर नहीं आ रही। जो दहशतगर्दी के स्लीपिंग सेल्स हैं पंजाब में वो नजर नहीं आ रहे, जो ये फेडरल हुकूमत करप्शन कर रही है वो नजर नहीं आ रही।
अच्छा चले, ये कुछ अहम नुकात आपने रेज किए, लेकिन एक बात का जवाब दे दें इमरान साहब, ये शर्जील मेमन से जो वजारत दी गई थी ये तो आपकी हुकूमत ने ही ली है ना? ओ भाई हमारी हुकूमत ने ली, बिल्कुल ली, लेकिन उसको वो इलेक्टेड एमपी है एक हल्के का, अब उस हल्के के लोग अभी किसके पास जाए काम के लिए? लेकिन उसकी वजह क्या है? वजारत वापस क्यों ली गई? क्या कोई करप्ट? नहीं देखे भाई, वजारत इसलिए ली गई ताकि वो पाकिस्तान में नहीं थे, उसको हर मुख्तलिफ तरीके से तंग किया जा रहा था, उसके लिए काम करना महदूद कर दिया गया था। पहले वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, एतराज था कि एपिक्स कमेटी में क्यों बैठ रहे हैं? ओ भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, लीगली कानूनी तौर पे उसका राइट है इधर बैठना, चले वो उससे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ले ली ताकि हमारे कुछ दोस्त नाराज ना हो जाए, चलो उसको वर्क्स एंड सर्विसेज दे दी गई। अब उसमें भी कि भाई इसको मिनिस्ट्री, यार ये क्या मजाक है? क्या साहब कह रहे हैं कौन से ऐसे दोस्त थे जिनकी नाराजगी का आपको इतना ख्याल था कि आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री लेकर वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो वाडा साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। वाडा साहब को चले पहले इस मैटर को क्लोज कर लेते हैं। लगारी साहब एक मिनट, आपने बड़े अहम सवाल उठाए, मेरे ख्याल से आपने दोनों डॉक्टर साहब से भी और फैसल से बड़े अहम सवाल उठाए। पहले मैं इसका जवाब ले लेता हूं फैसल वाडा साहब से। फैसल वाडा साहब, क्या कनेक्शन है आपका और अपारा में आपके दोस्त बैठे हुए जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं एमएनए हूं, मुझे इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती सिंध पुलिस की जितनी आपको मिलती है? क्या कनेक्शन है आपके? एक तो शहजाद साहब ये कि इमरान साहब मेरे ही बड़े दोस्त हैं और काबिल इज्जत शख्सियत हैं, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना पॉलिटिशियंस का कि एमएनए एमपी मिनिस्टर होना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। दे आर सिलेक्टेड सर्वेंट पब्लिक के, तो मैं तो आई एम डूइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, मैं भी पब्लिक का नौकर नहीं बनना सर, मैं तो कोई अभी तक कह रहा हूं आप नौकर है पब्लिक के, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। अभी जब आएगी बारी वो मैं बिल्कुल है। नंबर एक, नंबर दो ये कि देखिए सर, मेरे लिए बहुत सिंपल शहजाद साहब बात है, ऑन द रिकॉर्ड हम बात करते हैं कि मेरे बाप की, दादा की, परदादा की को अलॉटमेंट निकाल के दिखाएं, कोई ऐसी चीज निकाल गया जो मैंने सरकार से ली हो। देखिए ये लोग तो सारे दोस्त हैं एक दूसरे के, ये तो मुकमुका की सियासत करते हैं, पहले इसकी पकड़िए फिर उसकी पकड़िए। भाई मुशर्रफ नहीं, मुशर्रफ के वालिद के भी दौर के निकालते। लगारी साहब मेरा और आपका चैलेंज करते शहजाद साहब के शो के ऊपर, हिम्मत पकड़े नर बने आज आप मेरी को अलॉटमेंट मुशर्रफ क्या उसके वालिद की लाइफ भी निकाल के दिखाएं। नहीं, आप लगारी साहब को मैं जाने नहीं दूंगा। जितनी सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है सर, आप छोड़े ना, अभी आपने मुझ पे करप्शन का चार्ज लगाया है मेरी अलॉटमेंट का, मुशर्रफ के जमाने का। मैंने आपको ये कहा है, मैंने नहीं, आप ये दूसरे जा रहे हैं शहजाद साहब, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। और भाई मेरा सिक्योरिटी थ्रेट अपने इदारों से पूछा जाता है। आपको किस चीज की सिक्योरिटी की थ्रेट है? भाई आपको क्या, आप तो एक दूसरे के चमचे हैं, आप लोग एक दूसरे के काम करते हैं। अगेंस्ट द विंड तो पीटीआई खड़ी हुई है और ये आप अपने मैच में पूछो और देखे लगारी साहब शाउट करने से सच्चाई नहीं छुपेगी। मेरे आप भाई हैं जो कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपकी जाती सिक्योरिटी है, सिंध पुलिस की सिक्योरिटी है। गुजारिश आपसे है पुलिस की सिक्योरिटी है, मुझे एक बात का जवाब दे दे आप सर, मैं बिल्कुल आपकी हर बात का जवाब दूंगा कि मुशर्रफ के जमाने नहीं, मुशर्रफ से पहले उन सारे बाप दादाओं के जमाने की अलॉटमेंट निकाल के लाएं। मैं चौक पर टंगने को तैयार हूं शहजाद साहब, वरना लगारी साहब अगर इतना बड़ा जबान से वो करता है नहीं, आप मुझे बताएं शहजाद साहब के मेरे पास अभी सबूत नहीं है, मेरे पास अभी सबूत नहीं है। सबूत के बगैर मुझे पे इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? आपको लगा है, मैंने कहा कि मुशर्रफ के दौर की अगर आपको कोई लिवरेज मिला हो तो वो दौर भी काउंट करें। सर मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि मेरे बाप दादा की भी कोई अगर आपके पास सबूत है फैसल साहब, वरना आप तो चैलेंज कबूल करें। फैसल साहब एक सेकंड, अच्छा चले जो दूसरा तो आपने एडमिट कर लिया, देखिए ना लगाई साहब ऐसी बात ना करें, मैं भी आप पे कोई बेहुदा इल्जाम लगा दूं। ऐसी बात इल्जाम से आगे बढ़ के आपके क्या अपारा के साथ ताल्लुकात नहीं है क्या? आपको सिक्योरिटी इस वजह से नहीं मिल रही ताकि आप भाई मुझे मेरा ताल्लुक हर पाकिस्तानी के साथ है, मेरा ताल्लुक आपके साथ भी है। तो मेरा भी है। फैसल साहब वो एक इल्जाम ये लगा रहे हैं अपारा के ताल्लुकात की वजह से आपको ये सिक्योरिटी मिल रही है, बात गलत है? देखिए ये तो बेसिकली ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने पहले भी बहुत दबाव उठाई है, इनको तकलीफ है, ये अपने इदारों से पूछे जाके, यार सिंध हुकूमत से पूछे क्यों दी है, फिर वो बताएंगे कि कितने बड़े थ्रेट रिस्क में हूं मैं तो अगेंस्ट द विंड खड़ा हूं, ये तो विद द विंड चलते हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि अगर सिंध हुकूमत ने इनको दी है सिक्योरिटी, फिर आप बता दें क्यों दी है सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी? चलती इतनी है कि वो ऑपरेशन नहीं है, वो ऑपरेशन में उसकी नहीं चल सक रही। आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं और आपने देखे चीफ सेक्रेटरी जो है वो बेल पे, सिंध की ब्यूरोक्रेसी सारी, सिंध के ऑफिसेज में सारी एफआईए और नैब घुसी हुई है। आप बात कर रहे हैं सिंध तो भाई हरकतें आपकी ऐसी है कि तो एफआईए नैब भी घुसेगी ना। ब्रेक के बाद जो है गुफ्तगू को शुरू करूंगा, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कुछ अहम सवाल इमरान लगारी साहब ने उठाए थे ब्रेक में जाने से पहले। वो कह रहे हैं कि शर्जील मेमन का नाम ECL पे क्या रेंजर्स ने डाला है या वफाकी हुकूमत ने डाला है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान क्या सिर्फ डॉक्टर आसिम हुसैन पर आकर खत्म हो जाता है, अब बाकी जो आपने कहा था कि मदारिस का सिलेबस उसको मॉनिटर किया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये तमाम मामला फिर क्यों नहीं हल किए जा रहे? देखिए, सबसे पहली तो बात तो ये है जी कि इमरान साहब को मैं ये अर्ज करूंगा कि जिस दिन अभी कोई 2 दिन पहले जब वजारत दाखिला की पूरी कारकर्दगी की रिपोर्ट वजीर दाखिला ने ऐवान में पेश की फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उन्होंने चंद बातों को बहुत तफसील से उन पे बयान दिया और वजाहत की, और उनमें एक जो ECL है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि कम से कम कोई हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके नाम ECL में शामिल थे और उन्हें स्क्रूटनी के बाद निकाल दिया गया। और उनमें सबसे जो पुराना नाम था वो 35 साल पहले से एक बंदा जो है, जो जिसका ताल्लुक इमरान साहब को पता है सारी बात का, अल जुल्फकार नामी तंजीम से था, उसका नाम डाला हुआ था। ना अल जुल्फकार रही ना वो लोग रहे, लेकिन उसका नाम 35 साल से ECL पे था। इस तरह के हजारों नाम निकले हैं, नई पॉलिसी बनी है। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। शर्जील का नाम क्यों डाला गया? वो कह रहे हैं हमारे सिटिंग MPA हैं, उनका नाम क्यों डाला गया है? फिर मैं अर्ज करता हूँ, मुझे तफसील का तो नहीं पता कि किन वजूहात पे या किन इल्जामात पे उनका नाम जो है वो डाला गया, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अगर वो इतने ही पाक साफ हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद उन्हें वजारत से फारिग किया हुआ है और पूछ रहे हैं कि उनका नाम अपने ECL पे क्यों डाला हुआ है। जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान का ताल्लुक है, जितनी बातें इन्होंने की हैं, मैं इस पे बड़ी तफसील से बात असेंबली में भी हुई है, हम हर वक्त मीडिया चैनल्स पे करते हैं। पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान से पहले हेट स्पीचेस के हवाले से कार्रवाई से वाकिफ नहीं था। लाउड स्पीकर के ऊपर जो मर्जी आप कहते रहे। मदारिस की रिफॉर्म्स की जो उन्होंने बात की, मैं इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है, 100% इस्लामाबाद के मदारिस की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। पाकिस्तान भर के उलमा इकराम से जो हमारी मीटिंग्स हुई है उसमें वो न सिर्फ पाकिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, बल्कि इसमें जो सिलेबस है, जो निसाब पढ़ाया जाएगा, उसकी भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। ये चीजें इससे पहले कहाँ थी? चले ठीक है, अच्छा इस पे तो फिर तफसीलन बात हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं। शहजाद साहब एक मिनट, अभी डॉक्टर साहब ने बोला इसी सेशन में मैंने सवाल किया था कि पाकिस्तान में टोटल मदारिस कितने हैं, उनको बैरूनी इमदाद कितनी मिल रही है। उनमें से 147 मदारिस जो थे पंजाब के थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उनको बैरूनी इमदाद कितनी मिल रही है, लेकिन मुल्क के नाम लिखे हुए थे कि यहां से उनको बैरूनी इमदाद आती है। तो ये किस किस्म का नेशनल एक्शन प्लान है? आपको ये नहीं पता, ये पता है कि कौन से मुल्क से पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि कितने पैसे आ रहे हैं। आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने सारे मसले हल कर दिए हैं। भाई रियलिटी ग्राउंड्स में कोई मसले हल नहीं हुए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा आपने सारे मसले हल कर दिए हैं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। सर जी कहाँ मसले हल किए? आपका जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मदरसा है आपके हल्के का है, वो कहता है पब्लिकली कि मैं दाइश से ताल्लुक हूं। उस पर आप लोगों ने क्या चढ़ाई की है? उस पर क्या इंक्वायरी हुई है? मैं इसका जवाब देता हूं। आप बात कर रहे हैं, आप अपने स्लीपिंग सेल्स जो आपके पंजाब और वफाक में बने हुए पहले उनको खत्म करें, फिर ज़र-ए-ज़र ऑपरेशन की बात करें। नेशनल एक्शन प्लान जो है ये मुसलसल जारी रहने वाले अमल का नाम है और ये अमल जारी है। इसके नताइज सबके सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अमन आ रहा है। इससे पहले कितने यहाँ पे एक महीने में कितने धमाके होते थे, अब आप देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बहुत तफसीलन इस पे बात करनी पड़ेगी। एक मेरे सवाल का जवाब दे दे कि सिंध हुकूमत ने जो समरी भेजी है जिसमें कहा जा रहा है कि रेंजर्स के पावर्स को कम कर दिया है, अब उस पर क्या वफाक ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि वफाकी कवानीन को सूबाई असेंबली की करारदाद से नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल नहीं पता था PPA क्या है ना वो तो। देखें, गुजारिश है जी कि जो वफाक रिजेक्ट कर दिया या नहीं किया, ये मेरा सवाल है। अहम इदारा है, उसे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की जो लॉ है उसके तहत इख्तियारात हासिल हैं। उन इख्तियारात को यकीनन आप सूबाई असेंबलियों से आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो उस नौइयत के इख्तियार जो सूबाई हुकूमत आइन के तहत तकवीज़ करती है मुख्तलिफ इदारों को, वो असेंबली के जरिए दिए भी जा सकते हैं और वापस भी लिए जा सकते हैं। अब इन्हें दोबारा इस बात पर बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से कभी भी सवालिया निशान नहीं उठाया गया। ता वक्त ये कि डॉक्टर आसिम साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, उसके बाद रेंजर्स का किरदार भी इन्हें बुरा लगना शुरू हो गया। रेंजर्स का करप्शन के खिलाफ और करप्शन के जरिए जो पैसा दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल हो रहा था, वो सारी कार्रवाइयां भी इन्हें बुरी लगना शुरू हो गई। तो हम ये अर्ज करेंगे कि किसी एक फर्द के लिए कराची का अमन, जिससे पाकिस्तान का अमन वाबस्ता है,
आप खुदा के वास्ते तो सवाल मेरा ये था कि ऑफिशियली उसको रिजेक्ट कर दिया है उस समरी को? कराची में अमन आ रहा है और इस अमन के अमल को जारी रहने दें। क्या उस समरी को जो सिंध हुकूमत की तरफ से आई है उसको ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है वफाकी हुकूमत ने या नहीं किया है? जी मेरे जाती इल्म में भी ये बात नहीं है, क्योंकि ये जाहिर है एक जिम्मेदारी वाला मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो भी बेहतर फैसला होगा वो करेंगे। मेरे जाती इल्म में ये बात नहीं है कि साहब आप अपनी बात कर ले, लेकिन मेरा सवाल भी साथ साथ ले ले। अब ये रेंजर्स के हवाले से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कहती है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरीके की गुफ्तगू आपने सुनी है, रेंजर्स पे एक तरफ एतमाद भी करते हैं, फिर उनके पावर्स को भी कर्टेल करते हैं, तो ये को एग्जिस्ट कैसे करेंगे सिंध में और खासतौर पे कराची के हालात के हवाले से? जी फैसल वाडा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि को एग्जिस्ट सिंध हुकूमत और रेंजर्स कैसे करेगी इस कराची के मामले पे? देखिए असल में तो शहजाद साहब ये पीपीए का ऑर्डिनेंस है जो फेडरल ऑर्डिनेंस है, ठीक है, फिर एटीए का ऑर्डिनेंस भी फेडरल है, ठीक है जी। ये तो सूबे की वो है ही नहीं, तो सूबा आ जाता है बचाने के लिए ऐसी करारदाद लगारी साहब 100 दफा करे, टिश्यू पेपर बनाया बिन में डाल दे इस करारदाद की हैसियत, और इधर से अभी कह रहा हूं लगारी साहब को, इधर से वापस रेंजर्स को अपने इख्तियारात मिलेंगे। इधर से आप लोग देख लेना, ये टाइम वेस्ट करने की कोशिश है। ये कैसे मिलेंगे? मतलब वफाक को करना पड़ेगा। देखिए वफाक की ऑर्डर इधर से मिलेंगे, इसका क्या मतलब है? इधर से मिलेंगे, वो गर्दन से लेके देगा। आवाम का जितना प्रेशर आ रहा है, सिविल सोसाइटी आ गई, बिजनेस कम्युनिटी बाहर आ गई, इनके कहने पे थोड़ी दो। हाँ ये जरूर ये कर लें कि असेंबली से एक लॉ मंगा लें लगारी साहब के 50-60 आदमियों को डायरेक्ट इम्यूनिटी मिल जाए, उनको कोई हाथ नहीं डालेगा क्योंकि असेंबली का हिस्सा है। बकौल मेरे भाई को बड़ा शौक है कि वो एमएनए, तो एमएनए को वैसी बिचारगी पे वो एमएनए परेशान है, कंपटीशन करते हैं आम आदमी के साथ भी। तो मसला सारा है कि ये अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन कर रहा है, कराची का अमन की बात है और सिंध तक इसको लेना जाना चाहिए और पूरे पाकिस्तान तक फैलाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी इमरान लगारी साहब, देखिए वाडा साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे मेंबर नेशनल असेंबली करके मुखातिब किया। ये मेरे हल्के के लोगों की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे बनाया। फैसल वाडा साहब की मेरे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है। और यार अल्लाह का शुक्र है। देखिए मैंने तो सिर्फ बात की एक पुलिस के प्रोटोकॉल की। यार आपको बड़ी तकलीफ है, अगर इनको गुस्सा आ गया तो बेशक आए, मुझे वो नहीं है, बेशक इनको गुस्सा है। पुलिस की मोबाइल क्यों मिली? दूसरी बात ये इतनी गैर जमहूरी बात कर रहे हैं कि एक प्रोविंशियल असेंबली की करारदाद को रद्दी के टोकरे में फेंक दे। ये इनका माइंडसेट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये उनका है। इनसे तो पूछे तो जुल्फकार मिर्जा ने जब एफआईआर कटवाई थी तो 4 एसपी तो इनके घर पे बैठे हुए थे, क्यों कटवाई थी, क्या बात करें। अब मैं पर्सनल नहीं होने जाते, कपड़े भी नहीं बचेंगे, जब ये तो मैं भी पर्सनल हूँ। आपके लीडरशिप वहां पे गरीबों का चीने के चक्करों में लगी हुई है। वो कह रही है गरीबों से कि प्लॉट देते हो तो दो, वरना तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, हम तुमको वैसे ही उठा देंगे। ओ खुदा का खौफ करो यार, कौन सी पार्टी में हो? तालिबानों को तो तुम लोग दफ्तर खुलवा के दे रहे थे। अपनी बीबी के कातिल नहीं पकड़ सके यार, दहशत गर्दी लोग उसके अंदर आप ही के मिनिस्टर कह रहे हो। तुम्हारे जो वजीर वहां पे कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है वो किसी को नहीं पता। हम थोड़ी बात कर रहे हैं। अस्पताल बताओ, कोई एक बड़ा रोड बताओ जो तुम लोग। मुझे सवाल कर रहे हैं फैसल साहब, एक सेकंड। इमरान लगारी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये तो वफाकी, आप पकड़ लो हमारे वजीरों को, हमने रोका नहीं कभी भी। एक सेकंड फैसल वाडा साहब, मुझे अगर बात करने दें। तुम लोग इमरान लगारी साहब जो है सुबह एक बात करता है, शाम को दूसरी भाई मैं तुम्हारे लीडर तक जाऊंगा तो फिर रोना शुरू हो जाओगे। मेरे सवाल का भाई छोड़ो ना ये बातें। अच्छा मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। इमरान लगारी साहब, हमारी असेंबली का बड़ा मशहूर डायलॉग है। इमरान लगारी साहब मेरा सवाल सुन ले, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। सवाल ये तो वफाकी हुकूमत कह रही है कि सिंध असेंबली जो है करारदाद के जरिए वफाकी कवानीन को नहीं बदल सकती। देखिए सिंध असेंबली ने जो करारदाद पेश की है वो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है आर्टिकल 173, 174, 175 के तहत, ठीक है। जमहूरी इदारे बाउंड है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को या पार्लियामेंट को इतनी अहमियत वैसे ही नहीं देते, शुरू 2.5-3 साल हो गए, वो तो अपने एग्जीक्यूटिव पे उनका यकीन है। अगर ये लोग आर्टिकल 245 इंपोज करना चाह रहे हैं सिंध में, तो माजरत के साथ ये फिर सिंध के साथ ज्यादती होगी। ये वही होगा, वाइस राय को भेज दे बेहतर है यहाँ पे। फिर ये असेंबली, ये हुकूमत फेडरल की डिक्टेशन पे काम नहीं कर सकती। या तो हमें अपना काम करने दे, हमें पता है कि सिंध के हालात कैसे हैं, सिंध के हालात कैसे सुधारने, या तो वफाकी इदारों को आके यहाँ बिठा दे, जो करना है कर लें ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान लगारी साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका भी, सलावड़ा साहब आपका भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।